हाँ जी। अच्छा, अब ये भी सुना है। वेरी गुड। आओ बेटे, एक चीज बताता हूं आपको। एक ना वर्ड होता है बच्चे, लाइबिलिटी। एक होता है बच्चे प्रोविजन, और तीसरा होता है जी कंटिंजेंट लायबिलिटी। अपने को समझना पड़ेगा कि तीनों में क्या फर्क है। क्या मैं कह सकता हूं कि लायबिलिटी ना, मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी यूज करूंगा, आपको हेल्प होएगा उससे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है, इतना क्या साइंटिफिक तरीका बोलना, पहले आप नॉर्मल सुन। क्या मैं कह सकता हूँ कि रेंट पे करना है वो हमारी लायबिलिटी है। अगर आप लोन लेते हो तो वो लायबिलिटी। रेंट जब एक महीना तू यूज कर लेगा, ठीक है, जब तू एक महीना प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा, तो क्या वो तेरा लायबिलिटी नहीं बन जाएगा? तभी तो एक्सपेंस भी है, लायबिलिटी। रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग डुअल इफेक्ट होता है ना। तो एक तो रेंट है, खर्चा है मेरा, और लायबिलिटी बनाऊंगा तो क्या करूंगा, टू आउटस्टैंडिंग। तो लायबिलिटी ना बच्चे कंफर्म्ड होती है। ध्यान से सुनना, लायबिलिटी जो होती है ना, उसमें कोई डाउट नहीं होता। जैसे लैंडलॉर्ड को पता है कि मैंने उसको पैसा देना ही देना है, मुझे पता है मैंने पैसा देना ही देना। बिजली का बिल आता है, क्या सरकार को नहीं पता कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा? डिफॉल्टर हो वो अलग बात होती है, बट कहने से लायबिलिटी ना कंफर्म्ड होती है कि मैं उस इंसान को पैसा दूं। आप जब मोमोज खाते हो, तो क्या वो कंफर्म्ड लायबिलिटी नहीं है कि पैसा देना ही देना आप? या आप खाने के बाद बोल दो भैया आपने बताया ही नहीं पैसे देने। हम आप गए उधर, आपने बोला एक प्लेट मोमोज, उसने दे दिए, अगर पैसे भैया आपने बताया नहीं। तो आप मेरे को बताइए, क्या कंफर्म्ड होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, कंफर्म्ड लायबिलिटी। इस चीज को बोला जाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। और आप इसको जनरल वर्ड्स में कह सकते हो, इट इज कंफर्म कि मैंने एक बंदे को पैसे देने। बाहर मैंड में संजय जॉब करे, कंफर्म डे कि उनको सैलरी जाएगी जाएगी। समझ रहे हो? थ्योरी टाइप से, लेकिन ऐसा लंबा वाला नहीं है, लेकिन आपको वो तीनों वर्ड समझ। क्या लायबिलिटी का अमाउंट कंफर्म्ड होता है? मेरा आपसे सवाल, क्या लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो एस्टिमेट होता है या एग्जैक्ट होता है? एग्जैक्ट होता है। लायबिलिटी क्या होती है, मैंने उस इंसान को देना है कुछ पैसा, तो क्या पैसे का अमाउंट फिक्स नहीं होता? रेंट फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है। आप बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, क्या अमाउंट एकदम फिक्स्ड रहता है? जी हाँ, बिल्कुल फिक्स्ड है जी, अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लायबिलिटी, कि एक बंदा जो एस्टैब्लिश है कि मैं उसको देना, ठीक है। एक बंदा है जिसकी लायबिलिटी, आई मीन पक्का मुझे देना है पैसा, और अमाउंट भी फिक्स्ड। बताइए, क्लियर है? कंफर्म, टिक लगा रखा है। अब ये कह सकते हो कि कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन। इसके बाद आप सुनिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन भी मतलब एक है कि मैंने किसी को पैसा देना है। आंसर इज यस, यस। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में समझिए सिर्फ। आपको पता है एक इंडिया में ग्रेचुटी एक्ट है। ग्रेचुटी एक्ट पता है क्या होता है? अगर तुमने 5 साल नौकरी कर ली ना, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको एक लमसम पैसा देगा ही देगा। आप 5 साल लॉयल रहे हैं in a single organization, you have served for 5 years, so that is amount that is decided by the law, gratuity act, और मैं आपको दूंगा ही। अगर आप कल को एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, 8 साल की नौकरी कर ली आपने,
अब आप कोई और कंपनी चेंज कर रहे हो, आपको कंपनी को लमसम पैसा 10 लाख 20 लाख रुपए देगी। ठीक है, लीव सैलरी सुना है? लीव सैलरी आपको तो जब आप नौकरी करते हो आपको कुछ छुट्टियां मिलती, अगर आप वो छुट्टियां नहीं लेते तो वो एक्यूमुलेट हो जाते, कल को जब नौकरी छोड़ोगे आपको उसका पैसा दूंगा। ठीक है, आप ग्रेचुटी पे आ जाइए, आप सारे के सारे ने आज ज्वाइन करा, आपको क्या लग रहा है आप सारे 5 साल बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे या कहीं कहीं हो जाओगे? लेकिन कोई ना कोई तो होगा 4-5 जो यहीं रुक जाएगा। मैं आज नहीं बता सकता, पर मुझे ये पता है कि आप में से 3-4 लोग अगर रुक गए, ये इधर देखो रे, अगर आप में से 3-4 लोग भी रुक गए और 10 लाख की ग्रेचुटी है पर एम्प्लॉय अगर, तो मेरा 30 लाख का तो खर्चा कंफर्म्ड है। पर मेरे को क्या ये पता है, क्या एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को आज पता है उस चीज का? नहीं। मुझे ये पता है मैंने किसको देना है? नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि इतना तो भाई मार्केट में समझदारी है, अगर 50 एम्प्लॉय हैं तो 5-6 तो रुक जाएंगे या कोई भी नहीं रुकेगा। इट डिपेंड्स, बट एक रीजनेबल क्या लग रहा है? तो बेसिकली ऐसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है। आपको क्या लग रहा है एयरटेल जैसी कंपनी जब आपके 5 साल हो जाएंगे तब खर्चा रिकॉर्ड करेगी? स्टार्टिंग से ही अगर आप में से 5 लोग रुक रहे हैं और ग्रेचुटी का एस्टिमेटेड अमाउंट 10 लाख है, 50 लाख, मैं पहले साल में ही थोड़ा सा खर्चा बनाऊंगा, थोड़ा सा लायबिलिटी बनाऊंगा। अब मैं करेक्ट कर रहा हूँ वर्ड को, लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, प्रोविजन बोलूंगा, क्योंकि लायबिलिटी वो चीज होती है जिसमें बंदा कंफर्म्ड होता है और अमाउंट कंफर्म्ड होता है। प्रोविजन में कंफर्म्ड है कुछ जाएगा, पैसा जाएगा। आपको क्या लग रहा है एयरटेल के 5 साल जैसी एम्प्लॉय के होते होंगे तो वो क्या हटा देगा अपने एम्प्लॉय को? ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई तो रुकेगा ही 5 साल। ठीक है, तो क्या यहां पर भी ऑब्लिगेशन कंफर्म्ड है? जी हाँ, ऑब्लिगेशन पक्का कंफर्म्ड है। पैसा तो जाएगा, किसको जाएगा मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे ऊपर पैसा तो मेरे को पे करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी वेदर द अमाउंट इज फिक्स्ड और एस्टिमेटेड? प्रोविजन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था वो एस्टिमेट। सो अकाउंट्स की एक लिमिटेशन होती है दैट वी इन्वॉल्व फ्यू एस्टिमेट्स आल्सो। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इट इज ऑन एस्टिमेटेड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा भाई लायबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है, देखो बेटे दोनों में पैसा जाएगा, लेकिन लायबिलिटी में अमाउंट फिक्स्ड होता है। मैंने बैंक को पैसे देने हैं, एक ब्याज देना है, फिक्स्ड अमाउंट। ईएमआई देनी है, आज आपने लोन लिया 1 करोड़ का, बैंक आपको पूरी डिटेल दे देता है, इस दिन तेरे को ये देना है, इस दिन ये देना है, इस दिन ये देना है, पूरा रीपेमेंट चार्ट मिल जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या प्रोविजन के केस में अमाउंट एग्जैक्ट होता है? एस्टिमेट। जैसे ऐसा तो नहीं है, जैसे अपने बैंक को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं 5 महीने, हमने नहीं दिया, हमको पता है कि क्या पता ना दे, तो क्या पता क्या पता हम ना दे पाए। कंपनी सोचती है ऐसा इंटरेस्ट एक्सपेंड दे पाए, थोड़ी बाद में देंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगेगी, उसको भी प्रोविजन बनेगी, लायबिलिटी बन जाएगी उसकी। बैंक खुद ही निकाल के दे देगा तेरे को नहीं निकालना। तो बैंक से स्टेटमेंट मांगेगा ना, तो कितने दिन लेट कर रहा है क्या कर रहा है, तेरे को अमाउंट निकाल के दे देगा। आपके कहने से थोड़ा ना वो अमाउंट चलेगा, समझ रहे? नो द थिंग इज, बेटे इधर देखना बच्चे प्लीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब पता है क्या होता है? कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन, मतलब पैसा तो जाएगा जी। और यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज अ कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? क्या इसमें कंफर्म्ड है पैसा जाएगा? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है पैसा जाए। पॉसिबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इज नॉट मच, प्रेजेंट इज कंफर्म जाना है पैसा। पॉसिबल है तो आउटफ्लो मे बी रिक्वायर्ड, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको सारे। लेकिन अब आपको थोड़ी हैरानी होगी, यहां पर मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे लिख रहा हूं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं हाँ सर पैसा जाए ना जाए, मतलब पॉसिबल का मतलब ये होता है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नोन फॉर दैट। क्या अमाउंट मुझे एग्जैक्ट पता होता है? नहीं पता होता बच्चे, इट इज ऑन एस्टिमेटेड। एग्जाम्पल सर जी,
यू कैन से रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का, यू कैन से सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, जो बोलना है बोल लो बेटे, जहां पे अमाउंट एग्जैक्ट है और वो है अमाउंट पता है मुझे, मैं देना हो बस। यहां पर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर लीव सैलरी, कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखवा रहा हूं तो लिटिगेशंस, मतलब केसेस चल रहे हैं, क्या मतलब वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो रिकॉर्ड करने को पता है क्या बोला जाता है? रिकॉग्नाइज्ड। यू कैन से कि लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर रिकॉग्नाइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, it is recorded in books of accounts. रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जर्नल एंट्री डालना। क्या हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। सो प्रोविजन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर आप कह सकते हैं इट इज रिकॉग्नाइज। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ये भी कह सकते हैं रिकॉर्ड हुई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल बनाऊंगा पहले। कंटिंजेंट लायबिलिटी जब अभी क्लास ले रहा हूं मैं, भी आप इट इज नॉट रिकॉर्डेड, या आप बोल सकते हो इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोल रहे हो सर आप? लिख लो बेटे आप, ये इन्हीं के ऊपर ही आते पॉइंट्स। इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। बताइए, क्लियर है बच्चे? नोट्स टू अकाउंट्स होता है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, क्रेडिट बना लिया, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट, एक एक आइटम समझाते हो ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बताना पड़ेगा। मतलब ये हाँ जी। कोई बात नहीं, अरे यार स्माइल देख जेन्युइन इसका वो कह रहा है नहीं मानता। वही कह रहा है, अच्छा वही अच्छा
ये लड़का तो थोड़ी गाड़ी बंदा बढ़िया है और भाई जीवन में एक से 10 तो लड़के हैं तो जो एक मैडम नाचती है पढ़ाई में मन लग रहा था कि तो और मैं आपको डिस्क्लोजर नोट्स कौन सी दिया छागे बेटा वेरी गुड। अब आप मेरी बात सुनिए, आप बच्चों का एग्जाम जून में, कुछ बच्चों का एग्जाम सितंबर में है। मैं आज आपको एक कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट्स में 90 प्लस आ गई तो आपको 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आज तक तुम सोच नहीं रहे होगे 90 का, लेकिन अब सोच रहे होगे डेफिनेटली, है ना। तो अब 90 प्लस आ सकते हैं। हाँ उम्मीद कह रहा मैं तो 100 ले आऊंगा सर। अब 90 प्लस अगर बच्चों के आ गए, बच्चों मतलब जिस भी बच्चे के 90 प्लस फोटो की, ठीक है 90 प्लस अगर अकाउंट्स में आए, हाँ 90 प्लस इन अकाउंट्स, तो गिफ्ट मिलेगा आपको। कितना बोला मैंने? 50,000। चलो 50 प्लस 1000 कर लेते हैं, 1000 50 हो जाता। यही तो बोला था। क्या बोला था? लो बेटे 51,000 ले लो बेटे आप। ये तुम कोई एग्जाम्पल बनने में कोई लिमिट थोड़ा है। नहीं रियलिस्टिक बताऊं तुम्हें, रियलिस्टिक लाओगे तो, रियलिस्टिक बता रहा हूं, अगर आपके आ गए तो गिफ्ट आपको कितने रुपए का है? 11,000। 11 भी काफी है यार, डाउन हो गई है। आपको कार की चाबी दी जाएगी बेटे। नहीं देखो मैं ना तुम्हें रियलिस्टिक बताता हूँ, अगर तुम्हारे 90 प्लस आ गए, जो मतलब करने वाली बात है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। नहीं रियलिस्टिक बात। जब 5 स्टार होटल में गए बच्चे,
5 स्टार में गए, आप जो मर्जी 5 स्टार बोलोगे वहां पे लंच या डिनर विद फैमिली। वो तो पूरा ले आया तो पंजाब से अच्छा था वो सारे और ठीक है। ठीक है, तो गिफ्ट क्या होगा आपको 5 स्टार होटल में, अरे 51,000 से 5 स्टार होटल पे ले आए, 5 स्टार होटल में लंच प्लस एक गिफ्ट और ले लो। चलो वो गिफ्ट में जो तुमने लंच करा है ना उसका बिल ठीक है। नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर आपके 90 प्लस आ गए, सच बताओ एक गारंटीड कह रहा हूँ, 5 स्टार होटल में लंच और एक एक्टिविटी और होगी कहीं भी आपको, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ कुछ स्विमिंग कुछ एक्सपीरियंस करें, गो कार्टिंग या कुछ लेके चलेंगे। क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों निकल नहीं पा रहा कुछ खर्च। ठीक है, मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, 5 स्टार होटल में और 2100, ठीक बात है। क्या बात कर रहे हो? ज्यादा है ₹5100, ठीक है 90 प्लस लाने पे, ठीक है कितने 5100 और 5 और ये है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ऊपर वाले नोट्स करे नहीं, बनाए नहीं अभी तक, साइन कर दो ना। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी साइन किसका ये मेरा ही है, ठीक है। ठीक है, आपको ये है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो ना बेटे जब जून का रिजल्ट आया और सितंबर वालों के लिए भी यही है, तो ना मान लो जैसे परमीत जी आपके आ गए 90 प्लस, परमीत जी के कितने आ गए 92। जब इसने रिजल्ट देखा, इसने पूरा रिजल्ट देखा ही नहीं, इसने मतलब अकाउंट्स में 90 है ना, नहीं एग्रीगेट बन गया हो, ठीक है। घर वाले कह रहे बच्चे को सदमा लग गया, लग रहा अरे नाच क्यों रहा है। ठीक है, तो बेसिकली परमीत जी के कितने आ गए 92, तो और ओवरऑल पास है, ठीक है पास। अब आप मुझे बताओ परमीत जी, अब आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। किसको आएगा? मैंने कहा परमीत पास हो गया, हाँ सर पास हो गया, ठीक है परमीत पास हो गया। मैंने कहा मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आइयो मिठाई लेकर आइयो। कह रहे सर सुनो तो सही, इधर आओ, ठीक है। तो परमीत ने बोला सर आपको याद है आपने कमिटमेंट करी थी? मैंने कहा नहीं। कह रहे सर आपने बोला था कि अगर 90 प्लस आएंगे ना तो आप 5100 दो। तो मैंने बोला हेलो, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो परवीन कह रहा नहीं सर आपने कमिटमेंट करी थी, मैंने पढ़ा था। मैंने कहा बेटे वो तो एग्जाम्पल था, वो तो मोटिवेट करने का तरीका था, क्योंकि तुम नॉर्मली तो मोटिवेट होते नहीं, पैसे दिखाओ तो ही पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। आपने बोला नहीं सर, परवीन ने कहा सर आपने जो कमिटमेंट करी है बेटे पीछे बेटे पढ़ाई कर लो। एक तो तुम 3 बजे का 3:30 का 4 बजे आ रहे हो, जिंदगी में 1 घंटा कौन खाना खा रहा है भाई जून का पेपर में? कितने बजे छोड़ा था मैंने तुम्हें? 3 बजे, 4 बजे आ रहे हो, आप तो आ गए थे जल्दी, है ना बेटे। 1 घंटा खाना नहीं, 10 मिनट खाना खाना, ठीक है। एनीवेज, तो परमीत जी के 90 प्लस है। परमीत जी कह रहे सर मैं इंस्टीट्यूट आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मिठाई लेकर आई। कह रहे सर मिठाई भी आप ही के पैसों से खरीदी जाएगी। मैंने कहा क्यों भाई क्यों? कह रहा सर आपने कमिटमेंट करी थी
कि अगर किसी के 90 आ गए तो उसको 5 स्टार होटल में लंच मिलेगा और 5100 रुपए। मैंने कहा मैंने 5100 क्या ये रुपीज लिखा था क्या, लिखा हुआ है क्या? अच्छा नहीं सर, डॉलर डॉलर है, हाँ। मैंने कहा यार वो तो 5100 तो मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, वाह वाह। और जब लेना 51 रुपए ले ले भाई, जब ले ले। नहीं, पर मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, परमीत ने बोला सर ऐसा है देखो। मैंने कहा यार तू पास हुआ है, एक तो तेरे को बोलना चाहिए सर आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने पढ़ाया, गुरु दक्षिणा अंगूठा काट के भी दे देते थे बेटे पहले के जमाने में। तो पैसे मांग रहा है भाई मेरे से, हाँ तो पैसे भाई पैसे मांग रहा है यार, ठीक है। कह रहा है सर या तो आप सीधे सीधे पैसे दे दो, नहीं तो आई विल सी यू इन द कोर्ट। कह रहा है कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैंने कहा सुन केस जो है ना वो दुष्यंत सर के नाम पे बनाई हुई। दुष्यंत सर और बेचारे बेटे ये दोनों बेटे एक साथ ऑपोजिट वर्ड्स है दोनों, बेचारे का ऑपोजिट क्या होता है, दुष्यंत सर। ठीक है, हाँ ठीक है। सो बेसिकली परमीत ने कोर्ट केस कर दिया भाई, हमने इसको पढ़ाया बेटे इतना और इसने कोर्ट केस कर दिया, कालका जी कोर्ट में केस है। और आप मुझे बताइए, मैंने तो भाई मोटिवेट करने के लिए बोला था, तो जज साहब के आगे खड़े हो कह रहे सर आपने बच्चे को कमिट करा था। मैंने कहा सर मैंने बोला था, पर वो मैंने, आप वो वीडियो भी देख लो, उसमें मैंने बोला था सपोज, मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर वो एडिट होगी तो कैमरे यहाँ भी लगे हैं, वीडियो यहाँ भी चल रही है, ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, अगर मैं केस हार गया, अगर एडू जंक्शन केस हार गया, हारेगा या जीतेगा ये कंफर्म्ड है क्या? तो भाई साहब अगर एडू जंक्शन पे कोई कोर्ट केस हो रखा है, हो सकता है हम हारे, हो सकता है हम जीते। अगर मैं हार गया तो कितने रुपए का खर्चा आएगा कैश पे ही, अगर आप फोकस करो तो 5100, और अगर मैं जीत गया तो कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, बाहर नहीं, वो तो ठीक है, लंच ही करा देना अगर जीत गए। कुछ ना कुछ तो मतलब कंफर्म है, वो लेके ही रहेगा। मुद्दे की बात पर आते, मुद्दे की बात पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, परमीत ने जो केस करा है ना बेटा, वो किस पे करा है? एड्यू जंक्शन। और आप मुझे बताइए अगर एड्यू जंक्शन में केस करे तो कितने रुपए का केस करा है इसने, कितने रुपए मांग रहा है ये? आप मुझे बताइए, इज इट डिपेंडेंट ऑन एड्यू जंक्शन एंड परमीत, या इट इज डिपेंडेंट ऑन द जज नाउ? जज के वो क्या ऑर्डर देते, हेयरिंग होगी, मल्टीपल टाइम जाना पड़ेगा, कन्विंस मैं अपनी साइड से करूंगा सर बच्चे को मोटिवेट कर रहा था, ठीक है, वो अपना बोलेगा सर मैं तो सच्ची में मान के बैठा था, समझ रहे हो? तो बेसिकली हो सकता है जो कोर्ट का केस है वो, जो कोर्ट का केस है वो मेरे फेवर में आए या फिर फेवर में ना आए। अगर फेवर में नहीं आया तो मेरे कितने रुपए लगेंगे? दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कंफर्म नहीं है आज। एक कंपनी के ऊपर ऐसे 100 केसेस होते हैं बेटे, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, एक्साइज के, कितने सारे सरकारी अथॉरिटीज ने ऑर्डर निकाले होते हैं दैट यू हैव डन दिस प्रोविजन, आपने यू हैव नॉट कंप्लाइड विद दिस प्रोविजन, जिस वजह से 5 करोड़ लगेंगे, 10 करोड़। आपको क्या लग रहा है वो सारे केसेस कोर्ट में नहीं चल रहे होते? बिल्कुल चल रहे हैं। और उसका आउटकम क्या है? इज इट डिपेंड, क्या आज ही बता सकते हो आउटकम? नहीं, it is dependent upon future events which is not in the control of the company, it is in the control of some third party. तो मुझे बताइए, is it a confirmed liability? No, such liabilities are called contingent liabilities. तो basically edu junction इस liability को रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन इस contingent liability को कहां दिखाएगा बच्चे? notes to accounts। अगर मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे इन्वेस्टर हो, क्या आप जानना नहीं चाहते मेरे ऊपर कितने केस चल रहे हैं? बिल्कुल जानना चाहो, क्योंकि कल को अगर 4 केस हार गया, 5000 करोड़ का डिमांड आ गया मेरे ऊपर, तो भाई साहब कंपनी बंद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं बेटे, विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उसके ऊपर ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा कि वी हैव टू पे और वी डोंट हैव टू पे। आप मुझे बताइए, एट द सेम टाइम परमीत जी को कोई टेंशन, कोई लायबिलिटी इसके ऊपर?
ये तो सपना ले रहा है कि अगर मैं जीत गया तो कितने रुपए मिलेंगे, पर क्या ये कंफर्म्ड है इसको जीत जाएगा? इस 5100 को मैं बोल रहा हूं कंटिंजेंट। ये सोच रहा है कि हे भगवान अगर मैं जीत गया तो मजा ही आ जाए, बट इज इट कंफर्म दैट ही विल विन? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम फ्यूचर एक्टिविटी, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ परवीन। दैट इज कोर्ट केस, कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी पता लगेगा। क्या आपको कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटीज क्लियर है? ना तो कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करी जाती है क्योंकि सर्टेन नहीं है, ना ही ये कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करेगा। क्यों नहीं है भाई? जीता है नहीं, अभी से कहां से इनकम रिकॉर्ड कर लेगा? कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हो आप अकाउंट्स में, यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यू हैव नॉट वन द केस। अब इसको रेवेन्यू बुक कर दोगे अपना, थोड़ा ना होता है। तो कंटिंजेंट एसेट को भी क्या करना होता है बच्चे? अगर मैं लिखूं यहां पे इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा, इट इज डिस्क्लोज्ड इन, बताइए गलत, इट इज डिस्क्लोज्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, या फिर है जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। लिख दीजिए इसको प्लीज। और इसके यहां भी बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, यहां भी एग्जाम्पल सपोज करिएगा, क्योंकि जो भी बातें मैंने करी हैं वो काल्पनिक है, उसका किसी भी एक्चुअल घटना से मैच होना, ठीक है, वो एक कोइंसिडेंस है। सपोज एंड एग्जाम्पल। दूसरे फोटो भेज दिया, उसको सपोज नहीं लिखा हुआ। मैं भी भेज दूंगा इसके पास। तुम अभी सीए बन रहे हो बेटे, हम सीए हैं। हाँ इसका नहीं यार, मैं वैसे बता रहा हूँ 90 है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, डेफिनेटली। मतलब लंच और डिनर तो कंफर्म्ड है, ऊपर से क्या करूँ मैं, डिपेंड अपॉन माय फाइनेंशियल कंडीशन। सही है, चल खाना भी एक्टिविटी। पहले जब बस में ट्रैवल करते हैं टिकट लेना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, कंटिंजेंट एसेट सेकेंड पॉइंट लिखा है इट इज डिस्क्लोज्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट या फिर अप्रूविंग अथॉरिटीज। स्विमिंग करिए बच्चों ने कभी? किसी बच्चे को आती है? आती है स्विमिंग? आती है स्विमिंग? अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, it is not recorded in books of accounts. क्या कहा आपने? ऊपर वाला एग्जाम्पल, अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। अप्रूविंग बेटा स्पेलिंग सही लिख लेना, दोबारा पूछ लेना चाहे। सबसे पहली लाइन लिखिए इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा है इट इज डिस्क्लोज्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट या फिर अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट। काफी लेवल पे आपको समझ आ चुका है, लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज देखते हैं बस बुक के अंदर। कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसमें आपको एग्जाम में 4 नंबर के वो जो नोट्स वाला है ना उसमें आ सकते। डिफाइन कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिफाइन कंटिंजेंट एसेट, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एसेट एंड लायबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको, अभी हमने थ्योरेटिकली आपको सेंस बन चुका है आपको अब चैप्टर का। हटा दूं बच्चे?
लाइबिलिटी होगी, contingent liability. It is still not confirmed. पॉइंट लेंगे ग्रुप में भेज दिया, मैं लिख देता हूँ। इट इज वीडियो भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। एग्जाम्पल है बेटा, एक सपोज कोई टेंशन की बात नहीं बेटे, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा है क्या, मतलब आपको क्या लग रहा है आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे आपसे इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं, बच्चों को लेके 90 प्लस अगर आप लाते हो, 90 भी लाते हो, मैं देख तो नहीं जाओ 89%। पर अच्छी बात नहीं, तो सोच भी रहे थे मार्क्स। नहीं नहीं, 90 प्लस आएंगे तो डेफिनेटली आपको लेके जाऊंगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा, बढ़िया 5 स्टार होटल में। और पंचतारा गाना भी तो है। नहीं नहीं यार, तुम ऐसे कह रहे हो, ले 5 स्टार के अंदर मैं देखो होटल बता देता हूँ। रोजी एट सुना है? ओरिएंट भाई तो पंखे होते हैं। रोजी एट सुना है? आईटीसी जो बोलोगे, आईटीसी, ताज, जो हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। चाणक्यपुरी में ताज होटल है। ताज ट्यूशन से तो 90 प्लस आएंगे तो क्या होगा बच्चों? क्या है? हाँ हाँ ठीक है, ड्रिंक्स का क्या दिखा रहे? देखो ना क्या दिखा रहा है, वाटर कोक टी। मैं कह रहा हूँ अगर इनके 90 प्लस आते हैं तो कहीं ना कहीं तो ले जाना चाहिए ना बच्चों को। हाँ तो देखो सर मान रहे हैं ना, सर लेके जाएंगे। अगर अकाउंट्स में 295 कल, सर पर कल का क्या प्लान है बच्चों को बता दें। यहाँ तो मैं रहता हूँ। क्लियर बताएं, क्लियर यही है। नहीं अभी डिसाइड नहीं होगा ना, एरिया ज्यादा बड़ा चाहिए ना, दिल्ली में नहीं मिल रहा उसका तो मिल जाएगा। चलो आओ बेटे आओ, कृपया भूलिए ना कि मैराथन है। आइए प्लीज प्लीज, इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर है? आओ बेटे। मुझे इतनी दूर से दिख भी नहीं रही, बुक कर दो। कितने? आइए आइए, और इधर और चलिए। अब बेटा एक बार डेफिनेशन देखना प्लीज, प्लीज इधर आइए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस डेफिनेशन के अंदर ही सारा एनालिसिस है। हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी डेफिनेशन देख रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, इसको मैं लिखवाऊंगा भी सही आपको, पहले एक बार सुन लेना फिर लिखेंगे इसको एग्जैक्ट। कैन बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबल ऑब्लिगेशन? कंफर्म्ड नहीं, इट मे और मे नॉट हैपन। लेकिन आपको लगेगा सर ठीक है लॉजिकल तो लग रहा है, पर पॉइंट नंबर बी में तो प्रेजेंट लिखा है। प्रेजेंट का मतलब तो है, वो देखेंगे, पहले हम पॉइंट नंबर ए समझेंगे। इट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब मे और मे नॉट हैपन
that arise from past event. Past event क्या हो गया कि मैंने आपको वादा कर दिया कि लेके जाऊंगा, and the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not within the control of enterprise. का मतलब भाई ये liability आएगी या नहीं आएगी, it depends, which will be confirmed. कौन कंफर्म करेगा इस लाइबिलिटी को? फ्यूचर में ये होगा, कोर्ट का केस ही होगा ना। अगर ऑर्डर मेरे फेवर में आ गया तो ये नहीं है, और अगर अगेंस्ट आ गया तो कंफर्म्ड लाइबिलिटी बन जाएगी ना। तो जब तक वो नहीं होता तब तक उस लाइबिलिटी को क्या बोलूंगा मैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एक बार मैं बोलता हूँ समरी में, ध्यान से सुनिए। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन? पॉसिबल ऑब्लिगेशन which may or may not happen but will be confirmed only on occurrence of one or more future uncertain events not in the control of the। कहिए साहब, समझ आया आपको पक्का से? अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, लिखवाऊंगा इसको आपको मैं। अगला क्या कह रहे हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंट। का मतलब होता है कंफर्म्ड है भाई, प्रेजेंट का मतलब इट विल हैपन, ठीक है, दैट हैज अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पुराने वादे करे हो, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। देखो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैक्ट्री है ना, आपकी फैक्ट्री के ऊपर केस हो गया कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में डाले, और उसकी वजह से कोई पेनल्टी नहीं होगी, ताला लगेगा सीधा फैक्ट्री में, सीलिंग होगी, पैसे नहीं लेने यार आपसे मैं कि इतना एनवायरनमेंट को डैमेज है। अब आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, और वो केस क्या चल रहा है? या तो फैक्ट्री में सीलिंग लगेगी या नहीं लगेगी, क्या इसमें मेरा आउटफ्लो जाएगा? कुछ नहीं। तो बेसिकली उसको भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या बोला जा रहा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कहने का मतलब ये, कई लायबिलिटीज, मान लो मैं केस हार गया हूं, पॉसिबल। एक बात बताओ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट हार गया सर, सर्टेन हो गया सर, ठीक है, लेकिन क्या पैसा देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। आगे सुनिए, अगला समझिएगा। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन, लेकिन मैं एक अमाउंट का एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहा। क्या लिख रहा है वो? अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है भाई तू हारेगा तो सही बेटा, मैंने कहा चल हार जाऊंगा ठीक है, कितना अमाउंट देना पड़ेगा? निकल ही नहीं पा रहा, कॉम्प्लिकेटेड केस है बहुत ज्यादा। आई नो दैट आई लूज, आई नो दैट आई हैव टू पे, बट अगर मैं एस्टिमेट ही ना बना पाऊं तो पहली बात तो वो लायबिलिटी नहीं, क्या वो प्रोविजन है? एस्टिमेट भी नहीं बन पा रहा, तो क्या बन जाएगा बच्चे? प्रेजेंट, सॉरी कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ आया बच्चे आपको? ध्यान से देखिएगा, मैं अभी कन्विंस करूंगा आपको। आइए एक बार जरा देखते हैं इधर, प्रोविजन के बारे में क्या थी पहले ना, लायबिलिटी और, ठीक है। आइए एक आपको डिफरेंस दिया है, प्रोविजन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे आप पहले, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। प्रोविजन का फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब समझते हो? मतलब देना है पैसा, मतलब ठीक है, एक इंसान ने मतलब सिचुएशन। सो प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी measured reliably by using substantial degree of estimation। प्रोविजन क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, प्लीज पढ़िए इसको बेटे। 4 नंबर की थ्योरी आ सकती है इस चैप्टर से। अब आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ आ रहा है? हाँ अभी मैं आऊंगा बात में। हाँ जी बताइए, एक बार डिफरेंस पढ़ो, एक बार 7 वाला पॉइंट दिख रहा है?
एक बात बताओ, क्या फर्स्ट पॉइंट समझ आया? इधर देखो, और इधर देखिए प्लीज, फर्स्ट पॉइंट समझ आया सबको? ये वाली लैंग्वेज इजी लग रही है ना उससे? सेकंड पॉइंट देखो, प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब पेपर में बेटा अगर इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, इट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री डलती है। और सेकंड, इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी की डलती है? नहीं डलती। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करा जाता है वो दोबारा उसी डेफिनेशन को बता रहा है, व्हेन अ एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट, वर्ड आपको लिखना होगा पेपर में। प्रेजेंट मतलब ऑब्लिगेशन तो है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ विच, आउटफ्लो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? प्रोबेबल मतलब हाँ, और आप उसका एक एस्टिमेट बना पा रहे हैं, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। और यहाँ पे क्या लिखा है जी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया बिकॉज ईदर इट इज नॉट प्रोबेबल। आपको ये सारी बातें देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कंटिजेंट लायबिलिटी कैन बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कैन बी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एक बात बताओ, चलो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कंटिजेंट लायबिलिटी कैन आई से इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, रिलेट कर रहे हो? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ठीक है, एंड इट विल बी कंफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फ्यूचर इवेंट्स नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या था? कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, but it is not recognized. Why? Because outflow is not required or a reliable estimate cannot be। आपको समझ आ गया? लिखवा दूं इस लाइन में, आ गया है ना? डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी प्लीज रीड करिए एक बार। भाई ये अल्टीमेटली अब आपको वर्ड्स का क्लैरिटी आ गया, तो अब आप वो रीड करोगे तो आपको अपनी लैंग्वेज में 4 नंबर में आपको लिखना आना चाहिए। अगर लायबिलिटी के ऊपर आ गया तो आपको वो रिकॉर्ड करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये वर्ड्स लिखने होते हैं, समझ रहे? कंटिजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट पॉसिबल दोनों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मैंने वो कंफर्ट दे दिया। बताइए समझ आ गया बच्चे? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
सपोज करो बिल रिसीवेबल, एक बात बताओ, मैंने आपको कोई चीज सेल करी, आपकी बुक्स में मैंने आपको उधारी पे सेल करी, आपकी बुक्स में बिल्स पेबल बन गया, मेरी बुक्स में क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। मैंने उसको डिस्काउंट करा दिया, बैंक ने पैसा दे दिया, बट आज भी तो मेरे सर पे तलवार लटक रही है कि अगर तुमने नहीं करा पैसा तो मेरे से लेगा वो, तो इसको भी कंटिजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। आई हैव डिस्काउंटेड द बिल, बट या फिर भी हो सकता है कि मेरे से पैसा ले लिया जाए, बिल्कुल, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर आउटकम। अगर बैंक आपके पास आया और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मेरे से तो ले रहा भाई वो। तो बेसिकली आपको अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है, भाई हमने ये सारे बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराए हुए हैं, और अगर ये डिसऑनर हो गए तो हमारे से पैसा लिया जा सकता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? कह सकते बिल्कुल। जब एक कंपनी जब डिस्क्लोज करती है तो आपको नहीं तो बात बताओ, नहीं तो पूरी बैलेंस शीट में तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट करा लिया, बिल रिसीवेबल गायब है, और हो सकता है 2 महीने बाद सारे डिसऑनर हो गए, एकदम से मेरे ऊपर करोड़ों रुपए की कमिटमेंट आ गई मेरे को बैंक को देने, क्योंकि बैंक तो मेरे पास ही आएगा ना अगर डिसऑनर हो गए तो। वो वाली चीज है बच्चे। कहिए साहब, क्लियर है? मुझे लग रहा है बच्चे थक गए हैं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ना है एक बार। रात को मैं वही सोच रहा हूँ, तो रात को रख लूँ अब इसके बाद। अभी को की क्या है भाई, अब तो मैं लूंगा। नहीं हुआ? फिफ्थ वाला कौन, क्या आंसर है इसका? नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फोर्थ वाला देखिएगा, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट प्रोविजन। समझ रहे हो? मतलब लैंग्वेज में यही है, एमसीक्यूज नहीं आएंगे, बट आपको मतलब अपने लैंग्वेज में लिखना तो सीखना पड़ेगा भाई थ्योरी में। एमसीक्यूज नहीं आएंगे, एमसीक्यूज नहीं आएंगे। कौन सा, क्या आंसर है इसका? आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल और द अमाउंट एक्सपेक्टेड कैन नॉट बी मेजर्ड, तो क्या बन जाएगा बच्चे? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं 1 और 2, आप देख रहे हो इसको, ट्रू और फॉल्स है, और तो क्या है? एक चीज बस दिखा दूं आपको, प्लीज एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा कंटिंजेंट एसेट की, कंटिंजेंट लायबिलिटी की क्रिस्प लेवल पे। खत्म है बेटा ये। आई थिंक ये 4 नंबर का आ सकता है, चैप्टर आ जाता है ये 2-3 अटेम्प्ट में एक बार। डिफरेंस, हाँ हाँ, एक बार रीड कर लो इसको, कर लिया? समझ आ गया ना? तो सर जी कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी आपका सारा का सारा डन है। अब आप मुझे बता दो हिम्मत बची हुई है नहीं बची? फोकस से कर लोगे ना? फोकस से कर लोगे ना? डेप्रिसिएशन करो। थक गए हो यार? या तो मैं रात को बुला लूँ, अब टाइम ना हो गया है वैसे। रात को बताऊंगा मैं तब, जो भी ऑनलाइन के अंदर। एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक रखते हैं। और थक गए? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तरीका ये है, 1 घंटा तो फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिस करा दूं, क्या वो नहीं? ठीक है, आज शाम को मिलेंगे बेटा, रात में मिलेंगे एक बार 10 बजे या ऐसे ही। यार उससे पहले ना देख, मैं यहाँ से 7 बजे निकलूंगा। हाँ अगर संडे मेरा यही आपको बुलाऊंगा, अगर मैंने नहीं बुलाया तो रोहित सर बुला रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि मतलब थोड़ा सा ना वो 1-2 काम आ गया मुझे वो हॉस्पिटल के, तो मेरा थोड़ा सा टाइम उधर जा रहा है। तो एक बार आपको बताऊंगा, पर मैं ये 3-4 दिन हूँ, बीच में हो सकता है एक दिन बस मैं रोहित सर को दे दूंगा, ठीक है? पर अभी चैप्टर्स आज हमने क्या करे, थ्योरी कर ली और वो कर ली। हमने को था कि एक चैप्टर
अब आप घर जाके क्या करना बच्चों, मैं बताता हूँ। बीआरएस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट एसेट लायबिलिटी, रात को एक चैप्टर करवा दूंगा मैं कम से कम, वो आप रात को फिर कर लेना। अभी घर जाके बीआरएस और तुमने कराया वो देख लेना। यार 9:30 से पहले मेरा पॉसिबल नहीं है। पीआर डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन वॉलपेपर इधर, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। रात को मिलेंगे बच्चों। ओके जी, बाय। कौन सा टेस्ट है?